एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ हमेशा ही नुकसान होता था। इस बार हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। इस बार मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। कल सुबह ही कटाई शुरू कर देंगे। वे दोनों सो जाते हैं। तभी रात में अरे भाई लोग, जल्दी से बाहर आओ, हम सब बर्बाद हो गए। अरे श्याम भैया, जल्दी से बाहर आओ। देखो हमारे फसल के साथ क्या हो गया। हम सब की फसलों में आग लग गई। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। अब मेरा क्या होगा। अगले दिन श्याम और उसकी पत्नी अपने जले खेतों को देख रहे थे। मैं कितना भी मेहनत क्यों न कर लूं, लेकिन भगवान हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हैं। इस बार पूरे फसल में आग लग गई। पिछली बार बाढ़ आ गई और ऊपर से कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। इसके अलावा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतना मत सोचिए, होने को कौन टाल सकता है। आप हिम्मत रखिए, परिश्रम का फल जरूर ही मिलेगा हमें। परिश्रम और कितना करूं, इसके बदले नुकसान ही देखने को मिलता है। मुखिया जी, हमारे फसल जले सो जले, लेकिन हमारे लिए पानी की भी समस्या हो गई है। हाँ मुखिया जी, अब पूरे गांव में सिर्फ श्याम के तालाब में ही पानी बचा है। ठीक है, हम सब श्याम के पास चलते हैं। मुखिया जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। गांव वालों, हम सब थोड़ा थोड़ा पानी उपयोग कर लेंगे। समय गुजर जाता है। श्याम के पड़ोसी मदन अपने घर में आराम की सामानें लगवाने लगता। हम गांव वालों के पास पैसे और पानी की समस्या है, और वो मदन अपने घर में इतना सामान कैसे लगा रहा है। अरे ऐसा क्या मिल गया उस मदन को। वो तो कभी खेत में काम भी नहीं करता, फिर भी आरामदायक सामान उसके घर में जाते हुए देखा। हाँ माँ, उसके घर टीवी और फ्रिज और ठंडे हवा देने वाले एसी भी है, और अपने घर में एक पंखा भी नहीं है। लेकिन मेरा किस्मत ही खराब है, वो भी नहीं मिलेगा। क्यों अपने आप को कोसते रहते हैं। बिना मेहनत के पैसे बेईमानी से आते हैं। ऐसा क्या मदन को मिल गया जो वो इतने अमीर होते जा रहा है। वो मदन से मिलने जाता है। अरे श्याम, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। अरे मदन भाई, क्या बताऊं, खेती में नुकसान ही हो गया। सोचा था फसल के पैसे से कर्जा उतारूंगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। सोच रहा हूँ अब कोई नया ही काम शुरू कर दूं। कुछ समय पहले मेरा भी हाल तुम्हारे जैसे ही था, लेकिन देखो मेरे पास अब सब कुछ है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह अमीर बन सकते हो, लेकिन इस काम को तुम्हें चालाकी से करना होगा। बताओ मदन भाई, क्या करना होगा। कुछ दिन पहले मैं एक चीन के आदमी से मिला था, जिससे मैंने नकली चावल बनाना सीखा। बिना खर्चे के अच्छे मुनाफा हो जाता है, और मैंने भी इसका व्यापार करना शुरू कर दिया। इससे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें सारा बात बताया। नकली चावल, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है श्याम, ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन ये कैसे किया जाता है। अरे ये बहुत ही आसान है। पहले थोड़ा प्लास्टिक और थोड़ा पिसा हुआ चावल, फिर दोनों को एक साथ मिलाकर पिघलाया जाता है। फिर चावल के आकार में बना लिया जाता है। ऊपर से हल्की रंग और सुगंध मिला देने पर हो गया काम। लेकिन इसके खाने से लोग बीमार पड़ेंगे। देखो श्याम, हम सब इतना सोचने लगे तो अमीर कैसे बनेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। लोग स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह मैं लोगों को बीमार करके पैसे नहीं कमा सकता। देखो श्याम, अभी की दुनिया में जो लोग बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं वही सफल होते हैं। श्याम की बेटी बीमार पड़ जाती है। उसे इलाज की तुरंत जरूरत होती है, लेकिन श्याम के पास पैसे नहीं हैं जो उसका इलाज करवा सके। श्याम, हमारी बेटी का इलाज करवाओ।
कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करो। मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से लाऊं। अगर कहो तो मैं मदन का रास्ता अपना लेता हूँ, लेकिन उसके लिए हमेशा मैं अपने आप को माफ नहीं करूँगा। ऐसा क्या कर रहे हैं मदन भाई? वो लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम्हें पता नहीं, जब मैं उससे मिला उसने मुझे सारा बात बताया। वो नकली चावल बेचता है। वो बता रहा था कि प्लास्टिक और थोड़ा सा चावल के आटे को मिलाकर फिर उसे गर्म कर चावल के आकार दे दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा रंग और सुगंध मिला दिया जाता है। फिर ये असली चावल बनकर तैयार हो जाता है। हे भगवान, ये बहुत ही बुरा काम है। ऐसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हमारी बेटी का इलाज हो या ना हो। देखो श्याम, ये कोई सोचने का समय नहीं है। इसका इलाज भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम मेरी बचपन के दोस्त हो, इसलिए फिर से मैं तुम्हें समझाने आया। नहीं नहीं मदन भाई, मैं अपनी बेटी को जीवन देने के लिए लोगों की जीवन नहीं छीन सकती। श्याम अपनी ईमानदारी पर खड़ा रहा। वह अपनी बेटी को जड़ी बूटी देते रहता था। कुछ समय बाद उसकी बेटी खुद ही ठीक हो जाती है। दिन गुजरता जाता है, लेकिन मदन नकली चावल बेचने लगता। अरे मदन भाई, मेरे बच्चे बहुत बीमार है। मुझे पैसों की आवश्यकता है। कुछ पैसे उधार दे दो, मैं अगली फसल बेचने के बाद चुका दूंगा। क्या पैसे उधार लेने हैं? मैं इस तरह पैसे उधार नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार हो तो कुछ बात बन सकता है। वह मजबूरी में अपनी जमीन के कागजात मदन को दे देता है। दिन गुजरता गया और मदन गांव के लोगों की जमीन अपने नाम करवाने लगा। फिर एक दिन नकली चावल खाने से उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है। देखिए, ये सब नकली चावल खाने से हुआ है। अगर इलाज समय पर नहीं किया गया तो जान भी जा सकता है। इसी तरह गांव में लोग नकली चावल खाने से बीमार होने लगते हैं। फिर मुखिया इसकी खुलासा करने के लिए पुलिस बुलाती है। जांच में पता चलता है कि मदन के गोदाम में नकली चावल बनाने के सामान और बहुत सारे नकली चावल रखे हुए हैं। गांव के सब लोग गुस्से से आग बबूले हो गए थे। अरे मदन, तूने लोगों को जहर खिलाया है, जहर। इसी कारण तुम्हारी बेटी भी मरने की हालात में है। अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। अरे मदन, ये कोई गलती नहीं है कि तुम्हें माफ किया जा सके। तुमने पूरे गांव वालों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। मदन, तुमने पैसे के लालच में पूरे गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें पूरे जीवन जेल में गुजारना होगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मालामाल हो जाओगे, मालामाल। तुम मुझे रिश्वत दोगे? तू पुलिस स्टेशन चल, वहाँ तुम्हारा अच्छा खातिरदारी कराऊंगा। बेटा, क्यों उदास हो? बाबा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरा मेहनत कभी सफल ही नहीं होता। मेरा किस्मत ही खराब है। मेहनत कभी विफल नहीं जाता। तुम ये बीज लो और अपने खेत में बोना। बाबा, इस सूखे जमीन में कितने भी बीज बोऊं, लेकिन एक भी पौधा नहीं होता। ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाना और फिर सभी बीमार लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके अनाज खिलाना और बचे अनाज को अपने सूखे तालाब में बो देना। अच्छा बाबा, मैं यही करूँगा। अब मैं चलता हूँ। श्याम उस बुजुर्ग व्यक्ति के बताए अनुसार बीज बो देता है। अगले दिन वहाँ फसल और उसके अनाज लग गए। ये सच में अनोखी फसल है। लगता है इसके अनाज से लोग अच्छे हो जाएंगे। और उसने जो अनाज अपने तालाब में ढका था वह देखने गया। अरे ये क्या? ये खजाने में बदल गया। ये है हमारे वर्षों का मेहनत का फल। गांव वाले ये खबर सुनकर वहाँ एकजुट हो जाते हैं। श्याम अपने खजाने का उपयोग
गांव के विकास में लगाने लगता है। वह एक बड़ा कुआं तालाब बनवाता है। वह अब अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। मैंने कहा था, ईमानदारी और परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। बेईमानी का अंत हमेशा होता है। ये सब श्याम की ईमानदारी का फल है। अब हमारा गांव और समृद्ध होगा। तुमने बिल्कुल सच कहा। ये मेरे परिश्रम और ईमानदारी का फल है। उस गांव के सभी लोग खुशहाली जीवन जीने लगते हैं।